Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड टॉक। माय नेम इज नवीन सोनी। आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम यहाँ बात करते हैं और गेस्ट से पूछते हैं सबसे सही तरीके जिनसे कि आप ना केवल वेल्थ बिल्ड कर सकें बल्कि अपने फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो आज क्योंकि मौका है दशहरे का, हमारे इस दशहरे स्पेशल में हम बात करेंगे कि क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को हार्म कर सकती हैं। तो हमें ये जो एक असुरों की तरह गलतियां हैं जिनका हमें जिन्हें भस्म करना है, जिन्हें खत्म करना है, सो उनके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्त एंड मिस्टेक्स विल आस्क विरल के क्या क्या है और कैसे आपको उनको अवॉइड करना है। विरल भट्ट हमारे साथ हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ मनी मंत्रा। विरल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दशहरा। दशहरा की शुभकामनाएं आपको भी नवीन जी। और हमारे सभी व्यूअर्स को भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी आज की बातचीत की। अ, सबसे पहले जो बेसिक बात कही जाती है कि आपको अगर एसेट एलोकेशन के बिना काम करना है तो वो सब बड़ी गलती है। मतलब ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। ये एक ऐसा असुर है जो आपके पैसे को शायद भस्म कर देगा। राइट। यानी नवीन जी, ऐसा देखा गया है कि एसेट एलोकेशन के बारे में लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है। दे आर वेरी लिस्ट बॉदर। तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, या तो उनको इक्विटी अच्छा लगता है, या तो वो हम्म। उनका सारा पैसा डेट में रखते हैं, या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो गोल्ड में करते हैं। तो एक हम्म। एसेट एलोकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। आपको एक आपके पास क्लियर मैप, रोड मैप होना चाहिए कि कितना परसेंटेज मैं कौन से एसेट्स में करूंगा। और सारे एसेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक एसेट ज्यादा हो गया या कोई एसेट या कम हो गया। डेफिनेटली रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो कि इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट एसेट एलोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यानी आप अगर हम्म। एसेट एलोकेशन करते हो तो वो आप रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्योंकि हम्म। सारे यानी कोई भी मार्केट का आप देखो, तो ऐसा तो नहीं है कि एक लेवल पे सारे एसेट्स एक साथ भागेंगे। कोई एसेट्स हम्म। कम भागेगा, कोई एसेट ज्यादा भागेगा, कोई एसेट ज्यादा रिटर्न देगा, तो कोई कम एसेट रिटर्न कम देगा। तो अगर ऐसा देखने जाए तो एसेट एलोकेशन इज द की। एसेट एलोकेशन करना ही चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं हम कि इंग्लिश में एक कहावत है, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए, राइट? तो राइट, क्या एसेट बिल्कुल। एलोकेशन इज द की। जी। तो आपको जो ध्यान रखना है कि रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि आपको एक एसेट अच्छा लग रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट अच्छी चल रही है तो वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, या आपको लग रहा है कि गोल्ड इस वक्त अच्छा है, या आपको फ्यूचर में अच्छा लग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसी रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। राइट। देखभाल कर एक पोर्टफोलियो बनाकर आपको अपनी एसेट एलोकेशन बनाकर उसमें इन्वेस्टमेंट आपको तरीके से करनी है, सिस्टमेटिकली करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक एसेट में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका रिस्क जो है वो कम रहेगा और जो आपका गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये गलती नहीं करनी कि रैंडम इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये हो गई पहली बात। अब बात करते हैं कि बिना गोल्स पर ध्यान दिए, उन पर फोकस किए इन्वेस्टमेंट करना, ये भी एक मिस्टेक कही जा सकती है। आइए जानते हैं विरल से कि कैसे। गोविंद जी, जनरली क्या होता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरे कोई गोल्स ही नहीं है। और हम्म। या तो अगर गोल्स होते हैं तो वो गोल्स से भटक जाते हैं। और हम्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि फियर और ग्रीड। यानी फियर और हम्म। ग्रीड, इतने इन्वेस्टमेंट्स में इतने बारे इतना हम सोचने लगते हैं कि वो हमारा जो क्या गोल था, हमको किसके लिए करना था, और वो फियर और हम्म। ग्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशंस जो आ जाते हैं, उसकी वजह से हम वो गोल से भटक जाते हैं। तो गोल का होना और गोल के ऊपर चलना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम्म। है। फियर, ग्रीड, आपके जो इमोशंस है, इन्वेस्टमेंट में इमोशंस को नहीं लाने हैं। तो अगर वो आप देखते हैं और वो आप निकालते हैं, और ये जो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बुराई है वो आप उसको अच्छे में परिवर्तित करते हैं, तो आपकी हम्म। जो फाइनेंशियल जर्नी है वो काफी अच्छी तरीके से जा सकती है। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल पे टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं हम कि गोल के बिना तो हम कोई काम करते नहीं है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, राइट? तो हम्म। ट्रैवल करने के लिए हमको डेस्टिनेशन पता होता है, हम कहाँ पे जाने वाले हैं, राइट? बिल्कुल। तो बिना डेस्टिनेशन के हम कोई ट्रैवल करते नहीं है। वैसे ही गोल भी, हम जो भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, वो हम बिना फाइनेंशियल गोल्स के नहीं करना है, बट फाइनेंशियल गोल्स के साथ बने रहना है। हम्म। तो पहली बात जो थी वो ये थी कि आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, एसेट पोर्टफोलियो होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो गोल आप तय करते हैं
उसका ट्रैक आपको लूज नहीं करना है, उस पर टिके रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा अभी विरल बता रहे थे कि अगर आप बिना गोल के चलेंगे या फिर उसका ट्रैक लूज कर देंगे तो फिर आपके पैसे को नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक बुराई है जिसे आपसे अपने आप को दूर रखना है। और आज क्योंकि दशहरा स्पेशल है तो हम आपको उन 10 बुराइयों के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको नहीं जिनसे आपको बच कर रहना है। अब बात करते हैं चलिए तीसरे की, जिसमें ये अक्सर लोग करते हैं कि अकेले अकेले सब कुछ करते हैं, चाहे अपने ऊपर सारा बर्डन लेना है, चाहे फिर अपने आप को सबसे समझदार और सबसे एक्सपर्ट मानकर या फिर रिस्पॉन्सिबल मानकर सब इन्वेस्टमेंट्स करना है। लोग आमतौर पर फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये कितनी बड़ी गलती या बुराई है? एक्चुअली नवीन जी, ये कोविड टाइम्स में है ना, बहुत हम्म। बार इंटरेक्शन जब भी होती है क्लाइंट्स के साथ, तभी ऐसा हाँ हाँ। समझ में आया है कि सारी चीजें उनको ही पता है। यानी उन्होंने अपने बारे में, यानी अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो उनको पता है, बट उनके जो सबसे नजदीक है, जैसे उनके वाइफ हो गए, राइट, हम्म उनके पेरेंट्स हो गए, राइट, तो उनको पता नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है और उसका खामियाजा भी वो भुगतते हैं। Yani if they are हम्म not conveying, if they are not conveying all the financial things to your family members, then it will definitely impact your future. कैसे हो सकता है? अगर सपोज कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, राइट, और वो सारी चीजें वो उनको ही पता है और उन्होंने कन्वे नहीं की है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके डिपेंडेंट्स को। और हम्म उनको लगता है कि ये जो मैं ये चीज कर रहा हूँ, यानी मुझे सब कुछ पता है और मैं सही कर रहा हूँ, वो चीज भी नहीं होती है। अगर आपके घर पे आपके अगर वाइफ वर्किंग है, तो उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा एस्पेक्ट होता है नवीन जी की, जहाँ पे आप सारे चीजों को कंसिडर करके करें। यानी सारे जो भी हम्म आपके फाइनेंशियल फ्यूचर है या तो आपकी जो लाइफ है, उसको कंसिडर करके करें, तो उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके साथ शेयर करिए, उनके साथ बैठिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये दशहरा वाला जो दिन है वो काफी एक अच्छा दिन है ये चीज को शुरुआत करने के लिए। तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए जैसा कि कहा जाता है। तो ये एक ऐसा शुभ काम है जिसमें कि आप अपनी फैमिली को साथ लेकर चलेंगे, परिवार के साथ बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो थोड़ा सा आप लंबे टाइम तक जाएंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, चाहे आप बीमार पड़ते हैं या फिर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें आप नहीं रहते, तो फैमिली को अगर पता ही नहीं होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, आपने क्या किया हुआ है, तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा उन एसेट्स को मोनेटाइज करना, उन एसेट्स का फायदा उठाना जिनमें कि आपने अपने खून पसीने की कमाई लगाई है। तो वो हो सकता है कि कई बार छूट जाए, बेकार हो जाए, या फिर उसका इतना अच्छा फायदा ना फैमिली उठा पाए जितना कि वो उठा सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके घर में एक्सपर्ट नहीं हो फाइनेंस पर, आप भी हो सकता है एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन आप क्योंकि बात करते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर से तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है या फिर लगता है कि आपको समझ है, या फिर आप क्योंकि कमा रहे हैं एक फैमिली मेंबर तो आपको लगता है कि बाकी सबको इसमें क्यों डालना। लेकिन अगर आप इमोशंस को मानकर चलेंगे कि दूसरे फैमिली मेंबर्स की इमोशन भी है तो उनको भी ध्यान में रखना है, उनके लिए भी आप क्योंकि फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आपकी जो रिटायरमेंट है वो एक चीज है, लेकिन दूसरे जो गोल्स हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं तो उनका ध्यान रखकर अगर चलेंगे तो फिर आपको अचानक से कोई शॉक नहीं लगेगा। कल को आपके बच्चे को गाड़ी चाहिए या फिर बाइक चाहिए या फिर अच्छी जगह कहीं एडमिशन लेना है या फॉरेन में जाकर पढ़ाई करनी है, तो वो सब अगर अलाइंड होंगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए फैमिली को साथ लेकर चलना जरूरी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बुराई है एक जिससे आपको छुटकारा पाना है अगर आप बात नहीं करते फैमिली से, तो इसलिए ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इम्पेशंस यानी कि एकदम से किसी फैसले को लेना या फिर किसी फैसले को पलट देना अगर आप में है तो वो भी एक बुराई है। ये बताइए कि कैसे और कितना नुकसान कर सकती है। यानी इम्पेशेंस की बात, यानी ये इन्वेस्टिंग में हमेशा आपने सुना होगा कि मैंने यानी जनरली इक्विटी मार्केट्स में ऐसा देखते हैं कि भाई मार्केट नीचे चला गया और मैं इम्पेशेंट था और मैंने मेरे जो मेरा नॉमिनल लॉस था, राइट, उसको मैंने बुक कर हम्म दिया। यानी उसको मैंने सेल करके मैंने उसको बुक कर दिया, वो नॉशनल था, हम्म राइट। सो ये जो धैर्य की बात है, यानी आपको धैर्य रखना है। क्योंकि इक्विटी की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म हम्म और इक्विटी
के साथ पेशेंस काफी सही तरीके से जुड़ा है, इम्पेशेंट होना जरा भी नहीं है हमको। हमको जो डेली मूवमेंट है उसको भी ट्रैक नहीं करना है। नवीन जी, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मेरे से बोलते हैं, मुझे पूछते हैं कि यार मुझे मेरा पोर्टफोलियो चेक करना है। अरे भाई, हम्म। आपको रोज देखने की क्या जरूरत है, राइट? क्योंकि करेक्ट। रोज देखकर तो आपका नुकसान हो जाएगा, और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है वो उसको हम्म। आप रोक देते हो। यानी आपका जो फिर वो पहले ही जो मैं कह रहा था कि वो आपका इमोशंस फिर पिक्चर में आ जाता है, राइट? हम्म। तो इम्पेशेंस नहीं होना है। इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग इज वेरी गुड, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी वो लोग है ना, वेल्थ क्रिएशन का मजा ही नहीं चखते हैं। और वेल्थ क्रिएशन के हम्म। लिए लॉन्ग टर्म रहना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। हम्म। ये बताइए कि एक आमतौर पर जब हम थोड़ा सा उम्र के साथ एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वहां तो पेशेंस आ जाती है, लेकिन क्योंकि हम अपने शो में हमेशा ये भी कहते रहते हैं कि जिस दिन से आपकी सैलरी शुरू हो गई या इनकम शुरू हो गई उसी दिन से आपको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। राइट। तो ये जो यंगर जनरेशन में पेशेंस की कमी हो सकती है उससे कैसे डील किया जाए? आपके कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए, कुछ एनेक्डोट्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो। यानी मैं उनके वर्ल्ड में जाके ही मैं सोचता हूँ कि बात करनी चाहिए। यानी हाँ वो हाँ। जो चीजों से रिलेट करते हैं ज्यादा, राइट? बिल्कुल। अभी जैसे मिलेनियल्स की बात करें तो उनको सारी चीजें इंस्टेंट चाहिए होती है, राइट? और सिमिलर वे हम्म। में वो रिटर्न्स को भी इंस्टेंट कमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल। उनको एक एग्जांपल दे सकते हैं, और उस पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मेरा खुद के इन्वेस्टमेंट, यानी मैं जब भी हम्म। 22 साल का था, 23 साल का था, तब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट? तो मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स उनको दिखाता हूँ, राइट? या तो मैं हम्म। मेरे कोई क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स उनके साथ शेयर करता हूँ, नाम निकाल के, कि भाई उनकी जर्नी देखिए आप। तो हम्म। उनको वो समझ में आएगा कि भाई ऐसा भी चीज होता है। क्योंकि बैक हम्म। टेस्टेड दिखाना उससे अच्छा रियल सिनेरियो दिखाना वो शायद से रिलेट हो सकता है। और ये जो इंस्टा ग्रेटिफिकेशन वाली जो बात है ना, यानी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप यंगस्टर्स के साथ बात करते हो और वो अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अगर शुरू में ही करते हैं, यानी अपने उनके कमाने की शुरुआत जैसे होती है और वैसे ही तभी ही उनको इन्वेस्टमेंट की भी शुरुआत करते हैं, तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि तभी उनको एक पास्ट परफॉर्मेंस दिखाना बहुत जरूरी है, कि आखिर में हम्म। सीरियसली अगर आप वो सोचना चाहते हैं तो गोल के साथ प्लानिंग करके रियलिस्टिक वे में टाइम स्पेंड करके वो कैसे रिटर्न्स को हासिल कर सकते हैं। हम्म। चलिए, आपने एक थोड़ा सा इशारा किया कि जो इंस्टा ग्रेटिफिकेशन है, यानी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा परफॉर्मेंस की तरफ लोग ध्यान देते हैं उनके जो भी एसेट्स हैं, चाहे इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, क्योंकि हर एसेट का एक टाइम होता है, वो अपने टाइम के हिसाब से चलता ही है देर सवेर। कभी लंबा साइकिल हो सकता है, जैसे रियल एस्टेट ने काफी सालों से कई साल हो गए परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिया। गोल्ड राइट। में हमने देखा कि एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ। तो इसी तरह से हर एसेट का अपना अपना एक परफॉर्मेंस का टाइम है, लेकिन इसके चक्कर में कई लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम भी थोड़ा पैसा कमा लें, जहां पर एक रैली दिख रही है, जहां पर एक मोमेंटम है, वहां पर एंटर करके कुछ पैसा कमा के एग्जिट कर लें। तो आप क्या इसे बुराई कहेंगे या फिर कहेंगे कि मौके पर चौका मारा गया? सी मौके पे चौका मारना एक अच्छी बात है, बट मुझे लगता हम्म। है ये इन्वेस्टिंग के साथ थोड़ा सा नहीं उसको जोड़ सकते, क्योंकि हम्म। सी जैसे आपने कुछ एसेट क्लास के नाम लिए, हम्म। और वो परफॉर्मेंस भी मैं ऐसा मानता हूँ कि वो साइकिलिकल होता है। यानी एक ऐसी बिल्कुल। साइकिल आती है जब भी वो रिटर्न्स देते हैं, राइट? तो हम्म। वो अभी जैसे अगर नीचे जाने वाली साइकिल रहेगी तो डेफिनेटली ऊपर जाने वाली भी साइकिल आएगी, और वो हम्म। चीज शॉर्ट टर्म में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखना और उसके ऊपर से जजमेंट लगाना कि भाई हम्म। देखो शॉर्ट टर्म में अगर बढ़ा है तो हर साल भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर वही हम्म। बात आती है नवीन जी, कि फिर वो एसेट एलोकेशन पिक्चर में आता है। अगर आपने एसेट हम्म। एलोकेशन की है तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं है। और हम्म। डेफिनेटली अभी आज के टाइम पे देखोगे तो लिस्टिंग यानी स्टॉक्स के बारे में देखो, आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि यार विरल आईपीओ में तो बहुत तगड़े रिटर्न्स आते हैं, बट हम्म। वो भूल जाते हैं कि पहले ऐसे भी आईपीओ आए हैं जिन्होंने कुछ लिस्टिंग गेन नहीं दिया है, या तो कुछ हम्म। परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है। तो उल्टा नुकसान भी बहुत हुआ है कई बार बहुत ही तो। नुकसान भी हुआ है, ये सही कहा आपने नवीन जी। हम्म। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स को कंसिडर में लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस करके खुशी मनानी चाहिए, बट उसको ही ये परमानेंट वो सॉल्यूशन मानकर शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि सी आपको वो तो तय है नवीन जी कि आपको फायदा लॉन्ग टर्म में होने वाला है,
राइट। और आपको अगर वेल्थ क्रिएशन आपका इंटेंशन है तो आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस करके जजमेंट लेना वो बहुत ही हम्म गलत चीज होगी। हम्म तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म से दूर रहना चाहिए, या फिर एक छोटा सा पार्ट लगा सकते हैं ताकि थोड़ा एक मोमेंटम का भी मजा चख लिया जाए? अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो सेटिस्फेक्शन हाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली देखना चाहिए, बट आपकी हाँ। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म में अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी आती है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दिल भी मजबूत चाहिए आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ स्पेक्युलेट कर रहे हैं जहां पर आपको मोमेंटम को राइड करना है। मोमेंटम को राइड करते करते कई बार जैसे एक वो झूला होता है ना जिसमें हम ऊपर जाते हैं तो वो एकदम धड़ाम से नीचे भी आता है, नीचे आता तो है। वो केस नहीं हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आज हम जो बात कर रहे हैं कि 10 बुराइयों की जिनसे आपको बचना है, दशहरा स्पेशल है तो इसमें ही हम आपको 10 चीजें ऐसी बता रहे हैं। चलते हैं अगली बात पर, जिसमें कि थोड़ा सा हमने पहले बात की थी गोल की। आपने कहा था कि गोल पर फोकस रखना जरूरी है, लेकिन गोल का होना अपने आप में वो कितना जरूरी है, या गोल का ना होना कितनी बड़ी बुराई है, ये भी हमें बताइए। देखो, अंधेरे में तो तीर हम मार नहीं सकते, ठीक है। अर्जुन भी हम्म जब भी तीर लेकर खड़ा था तभी भी उसका जो हम्म निशान था उसको पता था कि उसको कहाँ पे मारना है, राइट। तो हम्म गोल तो भाई होने ही चाहिए, गोल के बिना आप, मुझे तो कभी भी मेरे मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल्स करना है, क्योंकि आपको हम्म पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन का आपका टाइम फ्रेम क्या है, राइट। तो वो बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है गोल्स के साथ। और ये भी एक चीज होती है नवीन जी के गोल्स के बारे में, जब भी हम कहते हैं तभी वो गोल्स को हम कहते हैं कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। तो स्मार्ट यानी क्या? हम्म तो स्मार्ट यानी वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एडजस्टेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड ओके। होने चाहिए। तो ये जो हम्म स्मार्ट स्ट्रेटेजी है ना, वो आप अगर आप हम्म आपके इन्वेस्टमेंट के साथ करोगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप वेल्थ क्रिएशन कर पाओगे। तो इन्वेस्टिंग विदाउट गोल इज नॉट एन गुड आइडिया। आपके गोल क्लियर होने चाहिए, आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, तो ही आप हम्म आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। हम्म अगर हम गोल वर्ड को भी लिटरली ले लें, तो अगर आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर हॉकी खेल रहे हैं, राइट अगर राइट। आपको पता ही नहीं है कि आपको बॉल कहाँ डालनी है, आप भागे चले जाएंगे और फिर उसके बाद होगा क्या? कुछ एंड रिजल्ट तो होगा नहीं। तो आप चाहे लिटरल सेंस में ले लें या फिर आप एक मेटाफोरिकल सेंस में ले लें, गोल होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी विरल कह रहे थे कि अंधेरे में तीर मारकर कोई फायदा नहीं है, कहाँ हिट होगा, आपको कुछ फायदा होगा उसका या नहीं, या कुछ उल्टा ही नुकसान हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात आती है इंफॉर्मेशन की। इस वक्त इंफॉर्मेशन का टाइम है, एज ऐसी है कि आपके पास टीवी, फोन, लैपटॉप, सब जगह इंफॉर्मेशन है। टैबलेट पर भी इंफॉर्मेशन है और प्रिंट में भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी थोड़ा बहुत प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे में एक जो टाइमिंग आ जाती है मार्केट की कि अरे मार्केट में सब लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूं, तो वो जो टाइमिंग करने की एक टेंडेंसी आ जाती है, उसे आप क्या बुराई मानेंगे? डेफिनेटली ये यानी ये मैंने बहुत जगह पे लिखा हुआ है इसके बारे में नवीन जी के, हम्म आपको टाइम स्पेंड करना है, टाइम हम्म स्पेंड करना है, टाइमिंग नहीं करनी है। अगर आप टाइमिंग करने जाओगे ना तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो हम्म टाइमिंग में क्या होता है कि जैसे देखो अभी आज का दौर देखोगे तो जो सेंसेक्स है वो 61,000 के आसपास है और निफ्टी है वो जो करीबन 18,000 के आसपास है। तो हम्म उसमें अगर हम सोचने जाएं कि भाई क्या ये सही वक्त रहेगा, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्या ये मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, तो हम्म ये जो टाइमिंग वाला जो खेल है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि जो अच्छे दिन हो सकते हैं और जो बुरे दिन हो सकते हैं, राइट, हम्म मार्केट्स के अंदर वो आप मिस आउट कर जाओगे। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट भी है, एसआईपी वाला, जो आपको ये जो टाइमिंग वाला फंडा है वो वहां से वो एलिमिनेट करता है। ऐसे हम्म बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स भी अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में, जो वो ये टाइमिंग के बारे में बात करते हैं कि भाई आप टाइमिंग की चिंता मत करो, वो फंड मैनेजर का काम है, वो अपने हिसाब से वो टाइमिंग करेगा। बट एज एन हम्म इन्वेस्टर मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। टाइम इन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग इन द मार्केट। हम्म तो जितना टाइम आप बिताएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मार्केट को टाइम करने के कि मैं सही टाइम पर एंटर कर लूं, सही टाइम पर एग्जिट कर लूं। अगर आपने वैसे भी लॉन्ग टर्म में अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर अपने गोल की तरफ ध्यान रखा हुआ है, तो बीच में ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। उसमें आपके पोर्टफोलियो में नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना, खासतौर से आपके अगर गोल्स के लिए आपके इन्वेस्टमेंट्स अलाइंड हैं, तो एक बुराई हो सकता है। अगर आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है जो कि आप लूज भी कर दें,
तो आपको कोई दुख नहीं होगा। वैसे पैसा मुझे तो लगता है कि जितना भी चला जाए वो गलत ही होगा। आप उस पैसे का कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ट्रैवल राइट। कर सकते हैं, आप कोई गैजेट खरीद सकते हैं, या फिर अपने लिए कुछ बढ़िया से शूज खरीद सकते हैं, अपने क्लोथ्स ले सकते हैं, अपैरल तो कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं। उस पैसे का नुकसान होना तो सही नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, अगर आपको कोई बिल्कुल एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म्ड आपके पास कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी जानकारी है, तो फिर आप उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है प्ले कर सकते हैं, लेकिन रिस्क तो रहेगा ही जब तक कि आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है कि आप कमा लें, फिर उसके बाद ये भी होता है विरल की कई बार लत लग जाती है। आपने एक बार कमाया तो फिर वो 100 बार गंवाया के बाद हो जाएगा। काम शुरू हो जाते हैं। राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो एक अक्सर हमने देखा है, लोग कई बार गलती करते हैं, जिसे मैं पर्सनली मानता हूं कि बुराई वो बहुत है, वो ये है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं, क्योंकि कई बार आपके या तो कोई पहचान का या फिर कोई एंड में जब आपको टैक्स सेविंग करनी है उसकी वजह से आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जिसमें कि आप मिक्स कर देते हैं कि मेरा इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो गया और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्या आप भी इसे बुराई मानते हैं इसको? यस नवीन जी, यानी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं देखूं, जब भी मैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करता हूं, कहीं ना हम्म। कहीं कोई बैंक वाला या कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार या तो कोई ना कोई दोस्त, वो हम्म। इंश्योरेंस एजेंट जो आता है, वो हमेशा हाँ, हाँ। कोई ना कोई इंश्योरेंस उसको सेल करके जाता है। बट हम्म। तो सामने वाला जो लेने वाला रहता है, करने वाला रहता है, उसके दिमाग में जैसे आपने कहा कि या तो टैक्स सेविंग रहता है या तो हम्म। इन्वेस्टमेंट रहता है, और हम्म। वो भी रहता है कि मुझे इंश्योरेंस लेना है। बट वो जो हम्म। प्रोडक्ट वो लेता है, वो समझता नहीं है कि वो क्या उसके लिए वो सही है कि नहीं है। तो मैं ये हम्म। हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी इच्छा, अगर आपकी सोच ऐसी है कि आपको लग रहा है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, इंश्योरेंस मेरे लिए हम्म। इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ प्योर इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस, हम्म। वही आपको खरीदना चाहिए। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी नीड, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट वाली करने की है नीड, तो मुझे इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है जिसमें इंश्योरेंस मिक्स ना हो। क्योंकि हम्म। अगर आप देखिए, किसी के देखो वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होते हैं, और लॉन्ग टर्म में उसकी जो भी आप एनालिसिस करने बैठोगे कि मुझे कितना हम्म। रिटर्न आएगा, तो आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे कुछ जोड़ के आपको अराउंड 5 to 6% वो रिटर्न कुछ आ सकता है। हालांकि वो हम्म। रहते हैं रिटर्न गारंटेड, बट इंपॉर्टेंट वही है कि जो आपने जो टाइम उसमें जो दिया होगा, इतना लंबा टाइम दिया होगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, वो आप मिस आउट कर जाओगे। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कोर प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखिए, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो टर्म इंश्योरेंस करके जो कोर प्रोडक्ट है वो आप देखिए। हम्म। हम्म। तो ये जो बात हम कर रहे थे कि कई बार जल्दबाजी में या फिर किसी के कहने से हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कई बार नहीं भी होता। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हैं तो एक तो आपको उसमें लॉक इन पीरियड होगा, फिर उसमें आपका प्रीमियम जो है उसको कंट्रीब्यूशन जाएगा, फिर कुछ मोर्टेलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब कॉस्टिंग, देखना पड़ेगा। राइट कॉस्टिंग राइट नवीन बहुत जी, ज्यादा होती है। हम्म। कॉस्टिंग काफी बहुत ज्यादा होती है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते नहीं है प्रोडक्ट्स। वो जब तक आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे और लगातार इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो फायदा नहीं दे पाएगा। कई बार आपको लगता है कि चलिए इसमें ट्रिपल बेनिफिट मिल गया मुझे, टैक्स का टैक्स सेव हो गया, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो जो चीज है वो आपको बहुत ही लंबे टर्म, कम से कम 10 से 12 साल अगर आप टिके रहेंगे उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, तब आपको हो सकता है कि वैसा बेनिफिट मिले। लेकिन उसमें भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर आप इंश्योरेंस अलग से लेते और अगर आप उस पैसे को, बाकी बचे हुए को इन्वेस्ट कर देते मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में, तो फिर आपको कितना पैसा वहां पर बनता है और कितना इस एक ट्रिपल बेनिफिट की जो स्कीम बताई जाती है उसमें राइट। बनता है। तो तब आप सही फैसला ले पाएंगे। इसलिए ऐसी बुराई से बचें। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे कि इम्पल्सिवली एक कई बार टाइम के चक्कर में या टैक्स बचाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो इम्पल्सिव एक्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ी बुराई है मेरे ख्याल से, जिसे बचना चाहिए। तो इस पर अगर आप थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकें। नवीन जी, इम्पल्सिव परचेसिंग की एक बात होती है, ये यानी ये जो मौका है, हम्म। त्योहारों का दिन है, वहां पे बहुत सारे हम्म। सेल्स आते हैं, राइट। हाँ। तो वो सेल्स में हम इम्पल्सिव परचेसिंग कर लेते हैं। अभी वो हम हम्म। सोचते नहीं है कि क्या सही में ये प्रोडक्ट मुझे लेना है,
वो तो मुझे दे रहा है जीरो कॉस्ट ईएमआई में, राइट, वो तो मुझे दे रहा है डिस्काउंट में, बट क्या वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, सही में उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। और अगर वो सेल आया है और उसके लिए मुझे उसमें पार्टिसिपेट होना है, तो ये जो सोचना है ना वो काफी गलत सोचना है। तो मुझे लगता है कि जो इम्पल्सिव परचेसिंग है, यानी मेरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो पैसा है उसको मैं, रादर देन सी, स्पेंडिंग इज गुड, स्पेंडिंग इज नॉट बैड वर्ड, नो डाउट, स्पेंडिंग करनी भाई चाहिए आप, स्पेंडिंग अगर होगी तभी तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। भैया घूमेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट जो हम्म अगर मुझे वो सही में जरूरत है कि नहीं उसकी, वो थोड़ी सी हम्म जो बात है ना, कि सेल आया है तो मुझे जाना, सेल अगर मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है तो मुझे लेना, राइट। हम्म और ऐसा बहुत बार देखा गया है नवीन जी की, सेल आया है तो मैं जो प्रोडक्ट जो मैं 20,000 वाला लेने का सोच रहा था, अगर सेल हम्म, आया है तो वो 40,000 वाला प्रोडक्ट में लेकर बैठ जाता, तो वो हो गई ना बिल्कुल 20,000 की जो डाटा बाइंग। तो वो जो हम्म चीज है ना, आई पर्सनली फील दैट कि इम्पल्सिव बाइंग, जो इंस्टा ग्रेटिफिकेशन वाले जो वर्ल्ड अभी हम जी रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हम्म। थोड़ा सोच समझकर, हम कहते हैं कि निवेश करना चाहिए, वैसे ही सोच समझकर हमको स्पेंडिंग भी वैसे ही करना चाहिए। और ये जो चीज होती है वो अक्सर होती है क्रेडिट कार्ड की परचेजिंग पावर से। तो राइट। अगर आपके पास एक जेब में क्रेडिट कार्ड है या दो तीन क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप सोचते हैं कि ठीक है अभी परचेज कर लेते हैं बाद में दे देंगे। तो वो शायद कई बार एक ट्रैप का भी कारण बन जाता है। ऐसा मैं कहूंगा कि ये आपके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार क्रेडिट कार्ड के साथ आप फायदा भी उठा सकते हैं। जैसे मैं हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप करता हूँ अपने रिवॉर्ड पॉइंट से, जो कि मेरे लिए एक तरह से फ्री ही हो जाती है क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। लेकिन ट्रैप में फंसना तो पक्के तौर पर एक बुराई ही है विरत। राइट। नवीन जी, ये ट्रैप में ना आपने आप बहुत ही सही तरीके से यूज करते हो। ये हम्म ट्रैप के बारे में मैं ऐसा कहूंगा कि वो एक मिनिमम अमाउंट ड्यू करके एक ऑप्शन हम्म आता है, राइट। और लोगों को लगता है कि भाई ये मेरा अमाउंट मैं इतना भरूंगा तो मेरा काम हम्म हो जाएगा, यानी मैंने मेरा बिल हम्म भर दिया और बाद में जब नेक्स्ट बिल आएगा तभी बाकी का भर दूंगा। बट भाई हम्म। ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसके साथ आपका इंटरेस्ट लगकर वो फिर आगे बढ़ेगा। तो वो जो करेक्ट। इंटरेस्ट के है वो इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट 15%, 18%, 15 to 18%, और एज हाई एज 20% भी बहुत बार हो जाता है। तो हम्म ये मिनिमम अमाउंट ड्यू वाले ट्रैप में मत फंसिए। और जो आपका क्रेडिट कार्ड है, आप अगर स्पेंड करते हो क्रेडिट कार्ड से तो उसको टाइमली करिए। मैं तो यही कहता हूँ कि रिमाइंडर रखिए। ऐसे अभी हम्म एप्लीकेशन भी आगे है जो आपको रिमाइंडर देते हैं, तो वो आप एप्लीकेशन यूज करिए, उसका रिमाइंडर का फायदा उठाइए। 2 या 3 दिन पहले अगर आप उसका पेमेंट कर देते हो तो जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी जो क्रेडिट हम्म रिपोर्ट है, वो काफी अच्छी तरीके से बन सकती है। और ये जो टैप है, पेंडिंग करना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड 1 से 2 रखना सही बात है, ज्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब बिगड़ का है। और ये मिनिमम हम्म। अमाउंट ड्यू, ये जो बुराई है, ये जो चीज है वो आप करते हो, वो उसको आप हो सके तो निकालने की कोशिश करिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू ही भरेंगे तो आपको फिर इंटरेस्ट लगेगा। पहले तो आपको पूरे जो पीरियड है उसके लिए इंटरेस्ट लगेगा जितना आपका पैसा बच गया भरना। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कुछ परचेज किया, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो आमतौर पर 5% होता है। 5% आप पे करेंगे। आपको बैंक बोलेगा या क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलेगी कि आप ₹5 पे कर दीजिए और उसके बाद 95 रोल ओवर हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ हाँ, के लिए। राइट। तो आपका जो डेट है जिस तक आपको अपना बिल पे करना है, उस पर तो आपको पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, और बाकी जो पीरियड है उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा जो बचा हुआ पैसा है। बचा तो हुआ। फिर ये आपके लिए एक डेट ट्रैप जैसा है जिसकी बात हम कर रहे थे अभी कि इससे बचना है, ये एक बुराई है। खैर, बुराइयों की बात हो गई, अब अच्छाई की थोड़ी बात थोड़ा सा कर ली जाए। जहां पर आप देख रहे हैं कि मार्केट में अच्छे रिटर्न्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को शायद बहुत अच्छे और रिटर्न मिले होंगे जिन्होंने पेशेंस दिखाई है, जिन्होंने अपने गोल्स के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट किया है, रेगुलरली इन्वेस्ट किया है, हर लेवल पर उनका एसआईपी के जरिए पैसा गया है। और यही हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि वो आपको एक टाइमिंग से बचाते हैं, आपका लगातार इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, जिससे आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहें। सी, पेशेंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एसआईपी एक हम्म ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने कहा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टाइम स्पेंड आप सही तरीके से कर सकते हो, राइट। हम्म जो एलोकेशन है वो भी आपको एक ऐसे तरीके से करना है कि जो एक गोल्स होते हैं, यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन में डिवाइड करना है। क्योंकि हमेशा ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे हमने अपनी डिस्कशन भी किया, कि कोई लोग बोलते हैं कि मेरे कोई गोल्स ही नहीं है। प्रैक्टिकली हम्म ये होना डिफिकल्ट है,
बट वो शायद से सोचा नहीं रहेगा, फोकस नहीं होगा। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आप टेन्योर वाइज प्लानिंग करिए। टेन्योर में भी ऐसा जरूरी नहीं है, सी म्यूचुअल फंड में ऐसा बहुत बार लगता है नवीन जी लोगों को कि इक्विटी इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। देयर आर different type of fund, different type of category of mutual funds available in the market. आपको वो भी फंड्स देखने चाहिए और फिर अकॉर्डिंग टू योर टाइम होराइजन उसको आप डिवाइड करके आपको सिप या तो म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का ही एक प्रोडक्ट होता है सिप, एक टाइप बोल सकते हो, एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, राइट। और एक एसआईपी जैसे एक स्ट्रेटेजी है, वैसे एक एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल, आप उसको अगर आप रिटायरमेंट के सोच के करने वाले हो तो आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल एज अ पेंशन आप दे सकते हो। तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट से आपको थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कोई डर लग रहा है क्योंकि मैं अभी इक्विटी मार्केट इतना बढ़ गया है, राइट, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हो मार्केट को, तो लग रहा है कि ये लेवल काफी ज्यादा है, तो मेरे पास पैसे हैं, तो आप एसटीपी कर दो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जो डेट, अगर अभी का पैसा है आप डेट में रखिए और धीरे धीरे करके आप इक्विटी में ट्रांसफर करिए। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजीज और ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको आप कर सकते हो, बट उसके पहले गोल वाइज प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन्योर वाइज करना इंपॉर्टेंट है, और फिर आप वो म्यूचुअल फंड का जो आप कह सकते हो कनेक्टिंग द डॉट्स जैसी चीजें कर सकते हो। जी। तो चलिए, दशहरे के मौके पर हम यही कह सकते हैं कि जितना अच्छाइयां अपनाना जरूरी है उतना ही बुराइयों से बचना भी जरूरी है। इसी नोट पर हम एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बोलते हैं हैप्पी दशहरा। एंड विरल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में शामिल होने के लिए। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, थैंक यू। तो आज का एपिसोड हम यही वाइंड अप करते हैं। अगर आप के कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो लिखिए हमें, हम अपने एक्सपर्ट से उनके बारे में बात करेंगे और अगले आने वाले एपिसोड्स में उन पर डिस्कशन करेंगे। आज के एपिसोड को यही वाइंड अप करते हैं। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।